गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग साइंस के लिए शुरू कर रहे हैं क्लासेस। तो पहले देखेंगे टैक्सोनॉमी, यानी कि वर्गीकी से संबंधित जो है नोट्स को भी देखेंगे, फिर इसके जितने सारे क्वेश्चंस हैं उसको भी बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि पूरे वर्ल्ड में कितने स्पीसीज़ जो है वो अवेलेबल हैं, यानी कि जीव जंतु के कितने स्पीसीज़ हैं वो अवेलेबल हैं दुनिया में। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कितने सारे जीव जंतु जो हैं दुनिया में अवेलेबल हैं। तो ऐसे नॉर्मल दिखें तो टोटल जो है 8.7 मिलियन 8.7 मिलियन जो है स्पीसीज़ अभी तक, ये ऐसी मान्यता है कि इतनी स्पीसीज़ होंगे। 8.7 मिलियन स्पीसीज़ होंगे, जिसमें से अभी खोजा कितनी गई है तो 1.6 मिलियन जो है ये स्पीसीज़ को खोज लिया गया है। ठीक है ना, अभी तक जो है साइंटिस्ट ने 1.6 मिलियन स्पीसीज़ को खोजा है। और ऐसा है कि 8.7 मिलियन स्पीसीज़ होंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम होने का तो चांस नहीं है। और बहुत सारे स्पीसीज़ को तो व्यक्ति ढूंढ भी नहीं सकते, भले हमारी सभ्यता कितनी भी आगे हो जाए। तो चलिए अभी इसी से संबंधित जो है और भी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जातियों को उनकी समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूह में बांटा जाता है, वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी कहते हैं। देखिए, कैरोलस लिनियस ने जीव जातियों के नामकरण हेतु द्विपद नामकरण यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की एक पद्धति बनाई। तो ये जो स्टार वाला जो है ना, इसे सीधे प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेंगे। उन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी कहते हैं। जीवों के वर्गीकरण के संबंध में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने मत दिए, किंतु वर्तमान वीटेकर जो 1969 में के 5 जगत प्रणाली 5 किंगडम सिस्टम को मान्यता दी गई है। इन्हें समस्त जीवों को 5 जगत जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप तथा जंतु में विभाजित किया गया है। यानी पूरी दुनिया में जितने जीव जंतु हैं सबको इन्हीं 5 में विभाजित कर दिया गया है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप तथा जंतु। अब देखते हैं मोनेरा जगत। मोनेरा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है, जिसमें प्लाज्मा, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया आदि जीवों को शामिल किया गया है। माइकोप्लाज्मा स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले सूक्ष्मतम जीव हैं, अर्थात ये स्वयं विकास व प्रजनन करने में असमर्थ सबसे छोटे जीव हैं। साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल भी कहते हैं। जीवाणु सरल, अति सूक्ष्म तथा एक कोशिकीय आधे जीव हैं। इन्हें मोनेरा जगत में रखा जाता है। प्रायः इनकी लंबाई 2 से 4 माइक्रोन तक होती है। इन्हें कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। ये मानव के लिए लाभदायक एवं हानिकारक दोनों हो सकते हैं। पोषण के आधार पर जीवाणु परपोषी यानी हेट्रोट्रॉफिक तथा स्वपोषी ऑटोट्रॉफिक होते हैं। स्वपोषी जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं: प्रकाश संश्लेषी तथा रसायन संश्लेषी। आर्कियोबैक्टीरिया के लक्षण सामान्य जीवाणुओं से भिन्न होते हैं। इसमें मिथेनोजेंस समूह अवायवीय होते हैं तथा ये दलदल वाले स्थानों एवं पशुओं के रुमेन में पाए जाते हैं। इनका उपयोग मीथेन के उत्पादन में होता है। फलीदार पादपों की जड़ों में मौजूद गांठों यानी नोड्यूल्स में पाए जाने वाले जीवाणु राइजोबियम सहजीवी सिम्बोसिस प्रदर्शित करते हैं। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। इसमें अधिकांश शैवाल तथा संघ प्रोटोजोआ के जीव शामिल हैं। शैवाल यानी एल्जी पर्णहड़ीयुक्त क्लोरोफाइलस संवाहक उत्तक रहित नॉन वैस्कुलर थैलोफाइट्स हैं। इन्हें वास्तविक जड़, तना तथा पत्तियों का अभाव होता है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, अर्थात स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक। ये अधिकांश जलीय होते हैं। शैवालों में उपस्थित वर्णकों यानी पिगमेंट्स के आधार पर इन्हें 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया गया है। तो पहला है क्लोरोफाइसी, हरा शैवाल, हरे वर्णक के कारण इसको हरा शैवाल बोलते हैं। रोडोफाइसी, लाल शैवाल, लाल वर्णक के कारण। फियोफाइसी, भूरा शैवाल, भूरे वर्णक के कारण।
उल्लेखनीय है कि शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। ध्यातव्य है कि कुछ शैवालों को पादप जगत के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब बात करते हैं कवक की, यानी फंजाई। कवक पर्णहरिम रहित संवहन उत्तक रहित थैलोफाइट्स हैं। ये परपोषी यानी हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। ये कई बार सीधा आता है क्वेश्चन कि कवक का अध्ययन को कहते हैं माइकोलॉजी। खमीर यानी ईस्ट और कुकुरमुत्ता या मशरूम एक प्रकार के कवक हैं। खमीर एस्कोमाइसिटीज कुल का, जबकि मशरूम बेसिडियोमाइसिटीज कुल का सदस्य है। कवक मूल कवकों तथा उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य सहजीवी साहचर्य यानी सिम्बायोटिक एसोसिएशन प्रदर्शित करता है। लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो कवक एवं शैवाल के साहचर्य से बने होते हैं। अब बात करते हैं पादप जगत की। इसके अंतर्गत सभी बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादन एवं स्वपोषी जीवों को शामिल किया गया है। उत्पादन यानी प्रोड्यूसर स्वपोषी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, अतः इन्हें उत्पादक कहते हैं। घटपर्णी या नेफेंथिस का पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है। ये कीटभक्षी पौधे होते हैं। प्रायः ऐसी मृदा में उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को अपना आहार बनाते हैं। उपभोक्ता कंज्यूमर परोपजीवी होते हैं, अर्थात दूसरे जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तृणभक्षी या शाकाहारी हर्बीवोरस जंतु प्राथमिक उपभोक्ता यानी प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता को भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करने वाले जंतु गौण उपभोक्ता यानी सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। जैसे बकरी हो गई प्राइमरी कंज्यूमर, घास खाती है। और बकरी को कौन खा गया? शेर खा गया, तो वो सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ। विभंधक या अपघटक डिकम्पोजर मृतोपजीवी होते हैं जो कि अपना भोज्य पदार्थ मृत जीवों से ग्रहण करते हैं। मरुस्थलीय या मरुद्भिद पौधों के अंतर्गत कैक्टस यानी मदार, बड़ा फिलस, घिक्वाड़ यानी एल्लो इत्यादि पौधे आते हैं जो कि शुष्क वातावरण के प्रति अनुकूलित होते हैं। मरुद्भिद पौधों की जड़ें प्रायः लंबी होती है, जबकि तने छोटे, रूपांतरित एवं कभी कभी भूमिगत होते हैं। इनकी बाह्य त्वचा मोटी उपचर्म यानी क्यूटाइल की परत से ढकी रहती है तथा पत्तियां कांटों में परिवर्तित हो जाती है। इनके कुछ भाग जल संचय हेतु अधिक मांसल यानी फ्लेशी हो जाते हैं। क्रिएटोफाइटस मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं जिनकी जड़ें प्रायः 25 से 30 मीटर तक लंबी होकर भूमिगत जल सतह तक पहुंच जाती है। हाइड्रोफाइट्स या जलोद्भिद पौधे बहुत अधिक जल वाले स्थान पर पाए जाते हैं। इनमें बड़े बड़े अंतरकोशिकीय स्थान होते हैं जो वायु से भरे होते हैं तथा पौधों के तैरने में सहायक होते हैं। लवण मृदोद्भिद यानी हैलोफाइट्स उन पौधों को कहते हैं जो उच्च लवणयुक्त जल में उत्पन्न होते हैं। अधिपादप यानी एपीफाइट्स वो पौधे हैं जो दूसरे जीवित पौधों पर यांत्रिक अवलंब के लिए लगे रहते हैं, न कि पोषण हेतु। उदाहरण के लिए आर्किड इत्यादि। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग पुष्प है। तो देखिए, ये भी डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन आया हुआ है और कई जगह आपको जड़ देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो देखिए, पुष्प क्यों है? क्योंकि यह पौधे के प्रजनन में सहायक होता है। अदरक प्रकंद का, आलू स्तंभकंद का, लहसुन सलकंद का तथा सूरन या जिमीकंद घनकंद का उदाहरण है। शकरकंद यानी कान्वोलुएलेसी कुल का पौधा है। इसके खाने योग्य भाग रूपांतरित जड़ है। देखिए, अलुआ में ना जड़ खाते हैं, सीधा सा जानिए। अलुआ को शकरकंद बोलते हैं। गन्ना, आलू एवं अदरक तने के रूपांतरित हैं, अर्थात इनका संग्रह अंग तना है। शलजम, गाजर एवं शकरकंद जड़ों के रूपांतरण है, अर्थात इनका संग्रह अंग जड़ है। मटर लेग्यूमिनेसी कुल का द्विबीजपत्रीय शाकीय यानी हर्बासियस तथा एक वर्षीय पौधा है। इसमें सहारे के लिए प्रतान यानी टेंड्रिल पाए जाते हैं। गन्ना ग्रेमनी या पोएसी कुल के अंतर्गत आता है। इसका तना काट स्टेम कटिंग आमतौर से कायिक परिवर्धन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका तना ठोस एवं संधिबद्ध होता है जिसमें पर्व यानी नोड्स तथा पर्व संधियाँ पाई जाती है। गन्ने को इसको टुकड़े टुकड़े करके लगाते हैं, फिर इसी कारण से
लौंग यानी क्लोव, मिर्टेसी कुल के साइजीजियम एरोमेटिक या यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्प कलिका से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग भोज्य पदार्थों तथा दंत शूल निवारक इत्यादि में किया जाता है। इसका जन्म स्थल इंडोनेशिया को माना जाता है तथा इसका उपयोग समस्त विश्व में होता है। केसर एक मसाला है जिसे इरिडेसी कुल के क्रोकस सेटाइवस नामक पौधे के पुष्प की वर्तिका यानी स्टाइल तथा वर्तिकाग्र स्टिग्मा से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग औषधि तथा भोज्य पदार्थ को स्वादिष्ट तथा सुनहला बनाने में किया जाता है। केसर में सेफ्रानॉल एवं पिक्रोक्रोसिन नामक रसायन पाया जाता है। भिंडी के पौधे का वानस्पतिक नाम एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस है। इसका फल कैप्सूल प्रकार का होता है जिसका संपूर्ण भाग खाया जाता है। हल्दी के पौधे का योग्य भाग प्रकंद यानी राइजोम है, जो कि एक भूमिगत रूपांतरित तने का प्रकार है। इसका वास्तविक नाम कुर्कुमा लौंगा है। यह जिंजीबरेसी कुल का सदस्य है। इसका औषधीय उपयोग औषधीय मसाले तथा रंग कारक इत्यादि के रूप में होता है। सहतूत, अनानास तथा कटहल का फल सोरोसिस कहलाता है। काजू व सिंघाड़ा का फल नट कहलाता है। सिंघाड़ा का बीज जबकि लीची का मांसल बीज लोच यानी फ्लेसी एडिल खाया जाता है। सेब व नाशपाती का फल पोम, जबकि खीरा, खरबूजा व लौकी का फल पीपू कहलाता है। जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हों तो ऐसे फल को असत्य फल यानी फॉल्स फ्रूट कहते हैं। उदाहरण के लिए सेब। तब देखिए सेब जो है ना असत्य फल है, काजू है वो भी असत्य फल है, और नाशपाती भी है वो भी असत्य फल है। घृत कुमारी या एलोवेरा एक औषधीय पौधा है। गन्ना तथा कपास नकदी फसलें हैं। महुआ एक उष्णकटिबंधीय वृक्ष है जो भारत के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके फल से तेल तथा इसके फूल से शराब बनाई जाती है। अब बात करते हैं कुनैन की। तो मलेरिया के उपचार के लिए एक प्रमुख औषधि है जिसे सिनकोना नामक आवृतबीजी पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नामक औषधीय बीजीय पादप सीडेड प्लांट से तैयार की जाती है। एट्रेवीन, क्लोरोक्वीन इत्यादि औषधियाँ भी मलेरिया निदान हेतु प्रयुक्त की जाती है। पटसन तथा जूट के तनों की रेटिंग से रेशा प्राप्त किया जाता है, जबकि कपास को फलों में स्थित बीज के बीजावरण से लगी रेशों से प्राप्त करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, बड़ी लीट रेशा तथा छोटी फज रेशा। लिंट रेशे व्यापारिक तौर पर अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। कपास का प्रमुख रासायनिक घटक सेलुलोज है, जिसकी मात्रा 91 से 94% तक होती है, जिसमें जल लगभग 6 से 8% तथा सूक्ष्म मात्रा में वसा, प्रोटीन, प्रोटोप्लाज्मा, खनिज लवण आदि पाए जाते हैं। पपीता का वानस्पतिक नाम कैरिका पपाया है। इसमें उपस्थित पपेन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। पपीता खाना चाहिए। इसका पीला रंग इसमें उपस्थित कैरिका जैंथिन नामक वर्णक के कारण होता है। सेब के फलों में लाली का कारण एंथोसाइनिन नामक वर्णी लवक है। लाल नारंगी रंग के वर्णक जैसे कैरोटीन, गाजर में, टमाटर में लाइकोपीन वर्णक, पीले रंग के वर्णक जैसे जैंथोफिल, हल्दी में तथा चुकंदर में विटरनिन वर्णक होते हैं। अफीम के पौधे का वानस्पतिक नाम पेपावर सोमनीफेरस है। इसे सामान्यतः ओपियम पॉपी कहते हैं। इसमें नोस्कापिन, पेपावरिन, कोडीन, हेरोइन, अफीम, मॉर्फिन आदि औषधियाँ प्राप्त की जाती है। मॉर्फिन पौधे के अपरिपक्व फलों से प्राप्त की जाती है। हमने देखा होगा कई बार कि जैसे कि वो खेती करते हैं ना, तो जो फल होते हैं ना उसमें चीरा लगाते हैं, उसका दूध जो इकट्ठा होता है उससे जो है मॉर्फिन प्राप्त की जाती है। लहसुन तथा प्याज की अभिलाक्षणी गंध का कारण उसमें उपस्थित सल्फर यौगिक है। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आने का कारण प्याज से निष्कासित सल्फेनिक अम्ल है। मिर्च का तीक्ष्ण या तीखा स्वाद उसमें उपस्थित कैप्सेइसिन नामक पदार्थ के कारण होता है। इसका रासायनिक सूत्र C18H27NO3 है। वनस्पति विज्ञान में इसी प्रकार एम्ब्रियोटिक सूट को कली या कलिका कहते हैं। यह किसी पत्ती के कक्ष, एक्सिल या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। कॉर्क
कॉर्क ओक नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है, जिसका वानस्पतिक नाम क्वेकर्स सुबर है। इस पौधे का उत्पत्ति स्थल भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। जंतु विज्ञान, जंतु जगत से देखते हैं। जंतु जगत के अंतर्गत समस्त कशेरुकी तथा अकशेरुकी जीवों को शामिल किया गया है। जीव वैज्ञानिकों के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक संख्या कीटों की है। ये डायरेक्ट प्रश्न में भी कई बार आएगा। जैसे कीट आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। कुल ज्ञात जंतु जातियों लगभग 15 लाख में से लगभग 60% 9 लाख आर्थ्रोपोडा संघ के हैं। पादप जातियों की संख्या लगभग 4 लाख है। प्रायः सभी एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक विधि द्वारा जनन होता है। अमीबा एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु है जो कि प्रायः द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता है। देखिए, द्विखंडन के द्वारा जनन करता है। मल्टीपल खंड भी हो सकते हैं, जैसे कि द्विखंड में हुआ कि एक है वो 2 टुकड़ों में बट गया, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कई सारे खंड हो जाए, यानी मल्टीपल खंड हो जाए, या फिर और भी तरीके से जनन हो सकता है इसमें। लेकिन जब भी होगा एक से एक खंड होगा, द्विखंड होगा या ज़्यादा खंड होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कवक। कवक क्या है? फंगाई है। पादप प्लांटे है। जंतु एनिमेलिया है। तो कवक की बात करें तो यूकैरियोटिक को अधिकांशता है, बहुकोशिकीय है। ईस्ट है, मशरूम है। और बात करें पादप की, तो पादप क्या है? स्वपोषी उत्पादक है, जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृतबीजी पादप, आवृतबीजी पादप। जंतु की बात करें तो एनिमेलिया है, सभी उपभोक्ता जीव हैं, जैसे कशेरुकी, मत्स्य, उभयचर सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी आदि। अकशेरुकी में देखें पोड़ीफेरा, सेलिनट्रेटा, प्लेटी, एंथमीज, नीमेटोडा, एलेनिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनाडमोटेडा संघ के जीव। अब देखते हैं प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में क्या है? यूकैरियोटिक जीव हैं, अधिकांशतः एक कोशिकीय होते हैं प्रोटिस्टा में। अधिकांश शैवाल, संघ और प्रोटोजोआ। मोडेरा को देखें तो एक कोशिकीय पोडियोकैरियोटिक जीव, माइकोप्लाज्मा जीवाणु। और हिटकर के 5 जगत प्रणाली के अनुसार जीवों का वर्गीकरण है, ये एक कॉमन है इसमें। अब देखते हैं केकड़ा। केकड़ा मेलेकोस्ट्रेका वर्ग, जबकि बरूथी, बिच्छू तथा मकड़ी एरिकनिडा वर्ग से संबंधित आर्थ्रोपोडा संघ के अकशेरुकी जंतु हैं। तो ये कई बार एक डायरेक्ट क्वेश्चन में भी आएगा। अब इसको एकदम ध्यान में रखिए। टिक तथा माइट वास्तव में मकड़वंशीय होते हैं, जो कि एरेनगन ऑर्डर एरेनिया के अंतर्गत आते हैं। इनके उपांग संधियुक्त तथा शरीर द्विपार्श्वीय यानी बाइलेटरल एवं त्रिस्तरीय ट्राइपोलैब्लास्टिक होते हैं। कीट वर्ग यानी क्लास इंस्टिका के अंतर्गत आने वाले जंतु में 6 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। जुगनू या खद्योत कीटों का एक परिवार है। इनमें चमक ल्यूसीफेरज नामक एंजाइम के कारण होती है। मादा मच्छर के मुख्य उपांग पक्षियों एवं स्तनियों की त्वचा में चुभकर रक्त चूसने के लिए यानी पायरेसिंग एंड सकिंग टाइप उपयोगित होते हैं, जबकि नर मच्छर के फल फूलों का रस चूसने के लिए, देखिए मादा मच्छर ही काटती है क्योंकि उसको प्रजनन करना होता है, और प्रजनन करने के लिए उसको अतिरिक्त जो है ना वो एनर्जी की ज़रूरत होती है, प्रोटीन्स की, इसलिए वो मानव का और पक्षियों का रक्त चूसते हैं। कीटों में ट्रैकी द्वारा श्वसन हेतु वातक तंत्र तथा उत्सर्जन गैल्पिघी नलिकाओं द्वारा होता है। रेशम के कीट से रेशम की प्राप्ति होती है। रेशम का कीट शहतूत के पत्तों पर पनपता है। लाख कैरिया लैक्का एवं लैसिफर लैक्का नामक कीट द्वारा प्राप्त होता है। मधुमक्खियां सामाजिक कीट है जो फूलों से मकरंद इकट्ठा कर शहद का निर्माण करती है। मोती वस्तुतः मोलस्का जीव के जीव पिंकटैडा या पर्ल ओइस्टर द्वारा प्राप्त किया जाता है। इकाइनोडर्म समुद्र में पाए जाने वाले पंचतई अड़िये असीमित वाले डिक्टोडोमी यूसिलोटोम यूमेटोजोआ होते हैं। इनके ससु प्रावस्था में शरीर की सममिति द्विपार्श्वीय होती है। इकाइनोडर्म प्रायः अंडज होते हैं, ओविपोडस होते हैं। देखिए जो अंडे देते हैं ना उनको बोलते हैं ओविपोडस, और जो बच्चे देते हैं उनको बोलते हैं विविपोडस। पक्षी सब ओविपोडस होते हैं, अंडे देते हैं, और मानव सभी जो है ना वो विविपोडस होते हैं, यानी कि वो बच्चे देते हैं। ऑक्टोपस सेफिलोपेडा वर्ग का एवं मृदुकवची मोलस्क जंतु है, जिसे डेविल फिश के नाम से भी जाना जाता है।
इसके सिर पर 8 भुजाएं पाई जाती है। विशाल स्क्विड्स यानी आर्किटिस डक्स तथा कोलोसोल स्क्विड्स सबसे बड़े कशेरुकी हैं। कोलोसल स्क्विड की लंबाई अपेक्षाकृत कम किंतु वजन अधिक होता है। अब बात करते हैं समतापी की यानी होमोथर्मल की, अर्थात गर्म रुधिर वाले। वार्म ब्लडेड वे जंतु हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित न होकर सदैव एक सा रहता है। जैसे हम मनुष्य हमेशा जो है एक ही टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इसके अंतर्गत पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं। असमतापी यानी हेट्रोथर्मल अर्थात ठंडे रुधिर वाले वे जंतु हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के अनुसार से घटता बढ़ता रहता है। इसके अंतर्गत मत्स्य, उभयचर, सरीसृप इत्यादि जंतु आते हैं। अब बात करते हैं रात्रिचर जंतु के, यानी कि नक्टूर्नल एनिमल। दिन में आराम करते हैं किंतु रात्रि में सक्रिय रहते हैं। इन जंतुओं में प्रायः श्रवण तथा घ्राणेन्द्रियाँ अत्यधिक विकसित होती है एवं दृष्टि क्षमता विशेष अनुकूलित होती है। मच्छर, चमगादड़, उल्लू, कीवी इत्यादि जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं किंतु जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं, परंतु ये वास्तव में मछलियाँ नहीं हैं। जैसे जेलीफिश निरेरिया, सितारा मछली या स्टार फिश इडोनोडर्म, रजत मीन या सिल्वर फिश कीट वर्ग, कटल फिश मोलस्क, हेग फिश साइक्लोस्टोमेटा, डेविल फिश मोलस्क, क्रेफिश आर्थ्रोपोडा आदि। कुछ वास्तविक मछलियां हैं जैसे फ्लाइंग फिश, कैटफिश, पाइप फिश, पैडल फिश, गोल्ड फिश, ग्लोव फिश, कैटफिश आदि। अब बात करते हैं डॉग फिश की। डॉग फिश स्क्लाइयोडांस को कहते हैं जो कि एक उपास्थि मीन है। समुद्री घोड़ा या अश्वमीन हिप्पोकैम्पस को कहते हैं जो कि एक वास्तविक अस्थिल मीन यानी बोनी फिश है। अब मछलियों की बात करें तो मत्स्य में श्वसन के लिए गलफड़े पाए जाते हैं जो कि पूर्णतया जल में घुली ऑक्सीजन को ही ग्रहण करने के लिए अनुकूलित होती है। यानी कि अगर मछली को बाहर रख दिया जाए पानी के बाहर तो वो सांस नहीं लेने के कारण उसकी मौत हो जाएगी। सर्दियों के मौसम में झीलों तथा नदियों की केवल ऊपरी परत ही जमती है जबकि नीचे की परत का जल अपने तरल रूप में ही विद्यमान होता है। इसलिए मछलियां तथा अन्य जलीय प्राणी जमी हुई झीलों व नदियों में भी जीवित रह सकते हैं। देखिए बर्फ़ जो होता है ना, वो जो है ना मतलब कुचालक होता है किसका, हीट का। यानी अगर बर्फ़ है, बर्फ़ की दीवार बना दी जाए, अगर उधर से गर्म हवा भी आएगी ना तो वो इस तरफ नहीं आएगी, भले बर्फ़ एक साइड से पिघलती रहे। अगर ठंडी हवा भी आएगी ना तो ठंड आगे से जमती रहेगी लेकिन वो अंदर नहीं प्रवेश करेगी। यही कारण है कि इग्लू में भी लोग आराम से रह पाते हैं क्योंकि उनको दिक्कत नहीं होता है इग्लू में भी रहने से, क्योंकि बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो इग्लू का टेम्परेचर थोड़ा सा जो है ना बाहर के टेम्परेचर के अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होता है। इग्लू बर्फ़ के बने हुए घर होते हैं, एस्किमो लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। अब वो एम्फीबिया अर्थात उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जिनका शरीर जलीय एवं स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए उपयोजित होता है। जैसे मेढक को देखिए, मेढक जो है ना जल में भी रह सकता है, स्थल में भी रह सकता है। प्रजनन करने के लिए मेढक को जल की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि मेढक जो अंडे देता है ना उसको जल की ज़रूरत पड़ती है। जो टेडपोल होते हैं वो नॉर्मली वो पानी के अंदर ही उनके गलफड़े होते हैं तो पानी में ही वो सांस ले पाते हैं। तो ये हिसाब किताब है। और मेढक जो है ना वो अपने त्वचा से भी श्वसन कर सकता है, ट्रैकिया से भी। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, कई बार एग्जाम में पूछ सकता है। सरीसृप यानी रेप्टिलिया वर्ग के अंतर्गत कछुआ, मगरमच्छ, सर्प इत्यादि जंतुओं को शामिल किया जाता है। अधिकांश सर्प विषहीन होते हैं जबकि कुछ प्रजातियां जैसे कड़ैत, कोबरा, वाइपर इत्यादि विषैले होते हैं। विषैले सर्पों में ऊपरी जबड़े की मैक्सिली हड्डियों के 1 से 3 जोड़ी, प्रायः एक जोड़ी बड़े व पीछे की ओर मुड़े विषदंत यानी पॉइजन फैंग्स तालू से मुखग्रासन गणिका में उभरे होते हैं। यह मैक्सिलरी दंत जंभिका दंत ऊपरी जबड़े में ही स्थित विष ग्रंथियों से संबद्ध होते हैं। विष ग्रंथियाँ कशेरुकी प्राणियों की लाड़ ग्रंथियों के समान होती है। हमारी जिस तरह लाड़ ग्रंथि है ना वैसे ही सांपों की विष ग्रंथि होती है। हमारे भी लाड़ ग्रंथि से अगर हम लोग किसी के बॉडी में जाए तो उसको नुकसान ही करेगा। बात करते हैं चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक रात्रिचर स्तनधारी प्राणी है जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है। देखिए चमगादड़ पक्षी नहीं है लेकिन वो आकाश में उड़ता है। कंगारू चूहा बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है।
उसमें यह अनुकूलता उसके उत्सर्जन तंत्र यानी वृक्क की विशेष संरचना व कार्यप्रणाली के कारण होती है। ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा स्तनधारी जलीय जीव है, जिसकी लंबाई 33 मीटर तथा वजन 180 मीट्रिक टन से भी अधिक होती है। स्पर्म व्हेल विशालतम दांत वाली मांसाहारी व्हेल है। इसकी लंबाई अनुमानतः 50 से 55 फीट एवं वजन 35 से 45 टन होता है। देखिए कि कुछ में दांत होते हैं और कुछ में बलिन्स होते हैं, है ना, जैसे दांत जैसे ब्लेड्स होते हैं। जैसे कि ब्लू व्हेल को देखिए तो ब्लू व्हेल में ना दांत नहीं होते हैं, दांत जैसे उसमें एक संरचना होती है लेकिन वो दांत नहीं होती है। खैर आगे देखते हैं। समुद्री शेर, समुद्री शेर यानी सी लायन, सील या फोका, वालरस तथा डॉल्फिन भी जलीय स्तनधारी हैं, जिसमें डॉल्फिन सिटेशिया गण जबकि अन्य तीनों कॉर्निवेरा गण के अंतर्गत आते हैं। डॉल्फिन अत्यंत ही बुद्धिमान जंतु है। गंगा नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। समुद्री गाय यानी सी काऊ एक विशालतम शाकाहारी जलीय स्तनधारी जीव है। एकिडीना एवं प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाला स्तनधारी जीव है। देखिए एकिडीना को मतलब को किस नाम से और जानते हैं? एकिडीना को और क्या कहा जाता है? एकिडीना को और क्या कहा जाता है ना? तो देखिए एकिडीना जो है ना वो है तो स्तनधारी, लेकिन वो क्या देता है, जन्म देता है किसको? मतलब डायरेक्ट बच्चे नहीं जन्म देता, वो अंडे देता है ना। एंट ईटर बोलते हैं एकिडीना को। एंट ईटर यानी चींटीखोर जो होता है ना वो उसको एकिडीना बोलते हैं। और प्लेटिपस भी है जो अंडे देती है। नील गाय भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति है। ठीक है ना, तो ये भी पूछा जा सकता है नील गाय क्या है, तो एक गाय है, बकरी है, तो ये क्या है? विशालतम मृग प्रजाति है। कपी प्राणी में होमिनोइडिया महापरिवार की सदस्य जातियों को कहा जाता है। इनकी दो मुख्य शाखाएं हैं। हीन कपी, ये छोटे आकार के कपी होते हैं जैसे गिबन। तो देखिए मानव सदृश सबसे छोटे कपी कौन है? तो गिबन। महाकपी, ये बड़े आकार की मानवनुमा कपी होते हैं जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंगुटन तथा मनुष्य। मनुष्य भी क्या है? तो एक महाकपी है। लंगूर कपी वर्ग में नहीं आता है बल्कि वानर वर्ग में आता है, शामिल होता है। वर्तमान मानव यानी होमोसेपियंस बुद्धि में सर्वोच्च जंतु है। इनमें चिंतन, जानने की इच्छा प्रकट करना, तर्कसंगत तथा अक्षरबद्ध वाणी और भौतिक मुद्राओं द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति इत्यादि की क्षमताएं होती है। इनकी कपाल गुहा का आयतन 1350 से लेकर 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। तो चलिए ये बेसिक है। अब इस बेसिक्स के अकॉर्डिंग जो है ना हम लोग जो है सारे प्रश्नों को बनाएंगे। हम लोग कई सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो अभी जो है फ़िलहाल जो है इसकी थ्योरी पार्ट को हमने देखा। अब जस्ट अगले जो क्लास है ना, अगले क्लास में जो है ना इसी के सारे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। चलिए तो हम लोग अभी प्रश्न कोश पे चलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप एक दो बार इसको अच्छे से पहले देख लीजिए। थ्योरी क्लियर हो जाए ना तो प्रैक्टिकल के तो वो जो आगे के जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के वो हम एक ही बार में उसको सबको देख लेंगे तो हमें आराम से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।